हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। अंतिम बार हमने देखा था प्रक्रिया को संतुलित करने की मेथड, और अब देखेंगे उसे संतुलित करने की मेथड, चरणबद्ध कैसे करते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। पहले चरणबद्ध संतुलित करना, 5 मार्क्स का ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन। चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड, किस तरह हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं, चरण नंबर 1, रासायनिक समीकरण लिखें और प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स बनाएं। तो सबसे पहले जो भी रासायनिक समीकरण हमें संतुलित करना है उसे लिखकर और उसके चारों तरफ क्या करना है, बॉक्स बनाना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फेरस मीन्स Fe प्लस वाटर मतलब पानी H2O बराबर एरो Fe2O3 मीन्स फेरिक ऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस। तो संतुलित करते समय बॉक्स को अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं लाना है, खाली उसे बॉक्स में रख देना है। चरण नंबर 1 वहाँ पूरा होता है, चरण नंबर 1 पूरा होता है। अब चरण नंबर 2 पर हम नज़र डालेंगे। चरण नंबर 2 में समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों का परमाणु की संख्या को नोट करना है। LHS में जितने भी परमाणु हैं, तत्वों के जितने परमाणु उनकी संख्या हमें लिखनी है, और RHS में जितने भी हैं उनकी संख्या लिखनी है। जैसे हम बात करें फेरस की, तो LHS में फेरस की संख्या है लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक में 1, और हम जब RHS में देखते हैं, दाईं तरफ देखते हैं, तो उसमें होता है 3, तो उसे लिख देना है अलग। हाइड्रोजन देखते हैं तो उसकी संख्या लेफ्ट में 2 है, और RHS में देखते हैं तो उसकी संख्या भी 2 है। ऑक्सीजन की देखते हैं तो उसकी संख्या 1 है, और RHS में देखते हैं तो उसकी संख्या 4 है। इसी प्रकार जितनी भी संख्याएं LHS मतलब अभिकारक की तरफ हो, जितने भी तत्वों की उनकी व्यवस्थितता करनी है, और RHS में राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट आया है, जो उत्पाद है, उसके अंदर जितनी भी संख्या है उसे हमें व्यवस्थित लिखना है। यहाँ पर चरण नंबर 2 पूरा होता है। अब चरण नंबर 3 पर आते हैं। चरण नंबर 3 में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। सबसे अधिक परमाणु वाला जो भी पदार्थ, सबसे अधिक परमाणु वाला जो भी पदार्थ हो, उसके तत्व को प्रक्रियक हो, अर्थात कि अभिकारक हो या उत्पाद, उसकी साइड अनुचित एक गुणांक लगाकर उसे संतुलित करना है। जैसे यहाँ पर फेरस है और साथ में H2 वाटर, तो यहाँ पर 4 गुना वाटर कितना किया है, 4 गुना किया है, क्योंकि ऑक्सीजन सामने की तरफ कितना है, 4 है। हम यहाँ पे फिर से नोटिस कर लेते हैं, ऑक्सीजन LHS की तरफ 1 है और RHS की तरफ 4 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर चरण नंबर 3 में हम 4 गुना वाटर कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को तो अकेले कर नहीं सकते, तो पूरे तत्व को ही हमें, पूरे यहाँ पर पदार्थ को हमें 4 गुना करना होगा। चरण नंबर 4 में सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की ही तरह संतुलित करने की व्यवस्था करनी है। जिस तरह 3 में हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को व्यवस्थित करने के लिए पानी को 4 गुना किया, उसी तरह जितने भी पदार्थ बचे हुए हैं, जैसे फेरस है और हाइड्रोजन है इत्यादि को हमें व्यवस्थित करने की कोशिश करनी है। और इसी तरह सभी तत्वों के परमाणु की संख्या प्रक्रिया के दोनों ओर समान करके रखनी है। चरण नंबर 5, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था लिख देना। जब समीकरण संतुलित हो जाए तो प्रक्रियक या अभिकारक और उसके उत्पाद की भौतिक अवस्था, वो ठोस हैं या द्रव हैं, प्रक्रिया के पहले ठोस या द्रव गैस थे, या उसके बाद ठोस हैं या द्रव है या गैस हैं, उनकी अवस्थाएँ हमें उनको बतानी है बराबर। तो जो भी ठोस हो तो सॉलिड लिख देना है, द्रव से लिक्विड में चेंज करना है, गैस अवस्था हो तो गैस में, और जलीय विलयन है तो एक्वर। जिस तरह कि यहाँ पर 3Fe सॉलिड में, 4H2O वाटर मीन्स गैस में है, जिसका सॉल्यूशन फेरिक ऑक्साइड में सॉलिड के अंदर आता है, और उसमें हाइड्रोजन गैस के रूप में वो बाहर हम उसे अंदाजित कर सकते हैं। चरण नंबर 6 की बात करें, कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे तापमान है, दबाव है, उद्दीपक है आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखना है। अंतिम वीडियो में अपने ने इस बारे में बात की थी कि तीर के ऊपर या नीचे तापमान हो, दबाव हो, उद्दीपक हो इत्यादि को प्रदर्शित करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार मतलब क्या होता है रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक प्रक्रिया के यहाँ पे कुल 4 प्रकार हमें देखने होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजन प्रक्रिया की। संयोजन प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक प्रक्रियक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक प्रक्रियक
एक प्रक्रिया में एक या दो से अधिक प्रक्रियक आपस में जुड़ते हैं और एक नवा अकेला उत्पाद बनाते हैं, A+B सो दैट C। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जिससे कोयले का दहन, तो कार्बन को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जहाँ पर कार्बन को हम A मान सकते हैं, ऑक्सीजन को हम B मान सकते हैं। सॉल्यूशन में हमें नवा पदार्थ जो मिला है हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड गिनेंगे। उसी तरह दूसरा उदाहरण लेंगे जल का निर्माण। तो जल जैसे कि H2 और O2, 2H2+O2 दोनों सॉल्यूशन में बनते हैं। सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं वाटर इम्प्लाइज करके वाटर बनता है। और तीसरे मुद्दे में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी H2O दोनों के सॉल्यूशन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात कि बिना बुझे चूने में पानी डालने पर हमें सॉल्यूशन में बुझा हुआ चूना एक्वागार्ड में प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अब यहाँ पर दो मुद्दे और आते हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी प्रक्रिया या ऊष्मा वियोजन भी कह सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है। जिन प्रक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी गर्मी भी साथ में निकलने लगे, तो अगर वो गर्मी साथ में प्रक्रिया होने के बाद निकल रही है तो हम उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, जिसमें वो ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। जैसे प्राकृतिक गैस को जलाना, जब भी प्राकृतिक गैस अर्थात प्राकृतिक गैस में हम बात कर सकते हैं CH4 क्या होता है, मीथेन गैस। मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊष्मा गर्म में उत्पन्न होती है। इसी तरह दूसरी प्रक्रिया हम बात करेंगे श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। श्वसन हमने जिस तरह हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्मी होती है। अब दूसरा भाग हम देखेंगे संतुलित प्रक्रियाओं में वियोजन प्रक्रिया। क्या होता है वियोजन प्रक्रिया? इस प्रक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं। जिससे कोई एक पदार्थ है उसके ऊपर प्रक्रिया की जाए तो वो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिससे A+B+C। तो इसी में बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन की, जैसे हमने पहले बात की थी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। इसके उदाहरण समझेंगे। इसका उदाहरण जैसे हम बात करेंगे फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसे गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड नाम की गैस अलग होती है। यहाँ पर हम समझेंगे खास मुद्दा कि जो फेरस सल्फेट हमने लिया हुआ है FeSO4 जो लिया हुआ है वो एक है और उसके ऊपर गर्मी है, उसे हम गर्म करते हैं तो उसमें से फेरिक ऑक्साइड पहले भाग में, सल्फर डाइऑक्साइड दूसरे भाग में, सल्फर ट्राईऑक्साइड तीसरे भाग में अलग होता है। हरा रंग से भूरा रंग भी परिवर्तित, भूरा लाल रंग परिवर्तित होता है, वो भी हम समझ सकते हैं। तो जिस तरह की हमारी यहाँ पे प्रक्रिया वियोजन प्रक्रिया कि कोई एक पदार्थ हो और उसमें से उसके ऊपर प्रक्रिया कराने पर दो अलग अलग भागों में या तीन अलग अलग भागों में अगर वो पदार्थ पड़ता है तो हम उसे क्या कहेंगे, वियोजन की प्रक्रिया कहेंगे। इसके हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं चूने का पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हम गर्म करते हैं खुले हवा में तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला वियोजन, जिसे हम अगर विद्युत भी उत्पन्न करना पड़ते हैं वैसे विद्युत वियोजन वाली प्रक्रिया कैसे कही जा सकती है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम एग्जांपल देख लेंगे। जैसे पानी के अंदर हीट एनर्जी विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, डालते हैं तो उसमें H2 और O2 गैस अलग हो जाती है, जिसे हम विद्युत वियोजन की प्रक्रिया भी कहते हैं। विद्युत वियोजन में पानी के अंदर इलेक्ट्रिक पावर हम भेजते हैं तो उसके अंदर हम पानी में से H2 और ऑक्सीजन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, जो एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन ही प्रक्रिया। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक मग लिया हुआ है, मग के अंदर दो ध्रुव लिए गए हैं। वो ध्रुव अलग अलग तरीके से एक उल्टे परख नदी को रखा गया है जिसमें ग्रेफाइट की रोड रखी गई है। इस तरह दो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम के ध्रुव बनाए गए हैं। एनोड के थोड़ा हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे स्विच से जोड़ा गया है और साथ में उसमें बैटरी लगी हुई है। जैसे ही वो एनर्जी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रसार किया जाता है तुरंत ही यहाँ पर ऑक्सीजन एनोड की तरफ पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ हाइड्रोजन गैस हम बुलबुलों के रूप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन। सूर्य की प्रकाशीय उपस्थिति में अगर कोई प्रक्रिया होती है तो हम उसे प्रकाशीय वियोजन कह सकते हैं, अगर वो सूर्य की उपस्थिति में हो रही हो तो। जैसे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को खुली हवा में रख देते हैं और इसके ऊपर सूर्य का ताप
अगर दिखता है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों अपने तरीके से अलग हो जाते हैं। सेम दूसरी पोजीशन सिल्वर ब्रोमाइड, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर और ब्रोमीन दोनों गैसें वहाँ पर हम अनुभव कर सकते हैं। यही प्रक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। जब हम देखते हैं पुरानी जो पहले के टाइम पे, जो बहुत ही पहले के टाइम, हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लगभग 15-20 साल पहले जब फोटोग्राफी की जाती थी, तो उसमें जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ होते थे उसमें इस विधि का यूज़ किया जाता था, प्रकाशीय विवेचन का। अब आएंगे हम अगले मुद्दे पर, ऊष्माशोषी प्रक्रिया। ऊष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है? जिन प्रक्रियाओं में, जैसे हमने ऊष्माक्षेपी देखा, उसी तरह ऊष्माशोषी प्रक्रिया, जिन प्रक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन प्रक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का उपयोग हो, प्रकाश का उपयोग हो या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। अगला मुद्दा आता है हमारा, हम 2 मुद्दे देख चुके हैं, जिस तरह हम वापस एक बार उसको नाम दे देंगे। पहला मुद्दा हमारा है कौन सा? संयोजन प्रक्रिया। दूसरा मुद्दा हमारा है कौन सा? वियोजन प्रक्रिया। अब तीसरा मुद्दा हम समझेंगे कौन से रूप में? विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन प्रक्रिया क्या होती है? इन प्रक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक वाला कम प्रक्रियाशील पदार्थ के साथ जुड़कर नवा पदार्थ बना देता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, फेरस कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है और फेरस सल्फेट और कॉपर बना देता है। अर्थात फेरस कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रक्रियाशील होने के कारण वो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से हटाकर खुद उसकी जगह हो जाता है और कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर वो फेरस सल्फेट बनाता है सामने की तरफ और कॉपर इस तरह दूर हो जाता है। उसी का एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि उसी की जगह हम दूसरा हम फेरस की बात करें तो स्टैंड लिया गया है यहाँ पे, और उसमें परख नली, एक प्रयोग द्वारा हम इसे समझेंगे। एक स्टैंड लिया गया है और साथ में उसके परख नली जोड़ी गई है। परख नली के अंदर धागे से हमने कॉपर सल्फेट का विलयन हमने लिक्विड के रूप में डाल दिया है और उसमें लोहे की 2 कीलों को टांग दिया है। लोहे की कील पर देखेंगे तो भूरे की कॉपर की परत जम जाती है। क्या हो जाता है? कॉपर की परत जम जाती है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग का रंग हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो जाता है। इसी तरह क्या हो जाता है? यहाँ पर कॉपर सल्फेट के नीले का रंग हरा हो जाता है फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरस कॉपर से अधिक पावरफुल है, इसलिए कॉपर सल्फेट के नीले का रंग हरा हो जाता है। अब यहाँ आगे बात करेंगे जिंक, जैसे एग्जांपल है जिंक कॉपर सल्फेट डालने पर जिंक सल्फेट और कॉपर अलग होता है। जिंक कॉपर में अधिक क्रियाशील तत्व यहाँ पर है। जिंक क्या है? कॉपर सल्फेट में कॉपर से अधिक प्रक्रियाशील है, इसलिए वो जिंक कॉपर सल्फेट में मिलकर जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग करता है। अब हम अपने चौथे मुद्दे पर आएंगे, द्विविस्थापन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिक के बीच आयन के आदान प्रदान से होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स होते हैं उसके आदान प्रदान से होता है उत्पादों का निर्माण 2 यौगिक के बीच आने वाले आयन से, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO2 और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट के साथ प्रक्रिया कर लेता है और सोडियम क्लोरीन के साथ प्रक्रिया कर लेता है। इस तरह बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अलग होते हैं। अब अगला मुद्दा हम देखेंगे, 5वां भाग, उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन क्या होता है? उपचयन को हम पहले भाषा में ऑक्सीडेशन कैसे कहते थे, अब उसे उपचयन का नाम दिया गया है और अपचयन नाम रिडक्शन के रूप में। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का नाश होता है तब उसे हम उपचयन की प्रक्रिया कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, यदि कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रक्रिया करती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन घुलता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानेंगे, तो इसे हम कहेंगे उपचयन। दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल हम देखकर समझ सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है? इसी का उल्टा, उपचयन का उल्टा अपचयन। जैसे हमने उपचयन में देखा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अगर बढ़ती है या हाइड्रोजन का नाश होता है तो हम उसे उपचयन कहेंगे। इसी का उल्टा अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का नाश होता है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन। ठीक, जैसे यहाँ पे CuO में CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड में H2 के साथ की प्रक्रिया में कॉपर और वाटर मिलता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल रहा है अर्थात उसका नाश हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया उसका अपचयन कह सकते हैं। और H2 गैस
वो ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, तो हम यहाँ से उसे उपचयन के रूप में जानेंगे। इस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाती है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनते हैं। इस दौरान उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए अगर जहाँ पर दोनों प्रक्रियाएँ होती हों, उपचयन अपचयन दोनों, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स की प्रक्रिया के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पे अंतिम मोड़ पर चैप्टर के दैनिक जीवन में उपचयन प्रक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है वो समझेंगे। तो दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव में सबसे पहला मुद्दा देखेंगे संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या होता है, जंग लगना, बिल्कुल सही। जब कोई धातु नमी, एसिड आदि के संपर्क में, कोई भी धातु नमी है, एसिड है इत्यादि के संपर्क में आती है, तो उसके धातु के ऊपरी परत एकदम कमज़ोर होने लगती है, अर्थात कि संक्षारित होने लगती है, उसे हम कहेंगे संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तो क्या होता है, नमी और हवा के कारण ऊपर की परत खराब हो जाती है और जंग लग जाता है। तो लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जम जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना इत्यादि क्या है, संक्षारण के उदाहरण। इसी में यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करने का संक्षारण से धातु को बचा सकता है। अगर पदार्थ को, धातु को विद्युत लेपन किया जाए या उसे पेंट कर दें, तो उससे नमी और हवा से दूर रखा जा सकता है, उन दोनों की जोड़ से दूर रख सकते हैं, जिससे हम काफ़ी लंबे समय तक धातु को बचा सकते हैं। अब दूसरा मुद्दा आता है विकृत गंधिता। कभी कभी चर्बी युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री पानी और हवा के संपर्क में आने पर उपचय होने लगती है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे कहते हैं विकृत गंधिता। इस विकृत गंधिता कम करने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन कम यूज़ हो, इस तरह के पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। वायुरोधी बर्तन खाद्य सामग्री में बनकर रखना चाहिए, जिससे नमी और वायु साथ में इकट्ठे ना हो, इसलिए सीलबंद पदार्थों को खाने पदार्थों को सीलबंद डब्बे में रखना चाहिए। नंबर 3, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस अगर यूज़ करें तो बेहतर होगा। उस ठंडक पदार्थ को ठंडा रखना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की प्रक्रिया उसके साथ जल्दी ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा होता है। अब स्वाध्याय के लिए अब हम दूसरा वीडियो साथ में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।